हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। तो आज के एडिटोरियल एंड ओपिनियंस एनालिसिस में आपका स्वागत है। सो टुडे वी आर कवरिंग 3 टॉपिक्स। सो फर्स्ट वन इज एन ओपिनियन ऑन द न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंस, पर्टिकुलरली जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, हम देखेंगे क्या होता है ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन और उसके साथ एसोसिएटेड एथिकल इश्यूज। तो ये एक तरह से अप्लाइड एथिक्स का एक कंपोनेंट बन गया जो आपके GS4 का सिलेबस है। दैट इज एनीथिंग टू डू विद any application of something, like in this case it is science, and उसके साथ associated ethical concerns। ठीक है, तो किसी में भी हो सकता है, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स कुछ भी हो सकता है अप्लाइड एथिक्स में। तो ये है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे भी कर सकते हैं कि भाई और भी डेवलपमेंट्स हो रही है और उनकी भी एथिकल कंसर्न्स हो सकती है। चलिए, तो ये बात कर रहे हैं कि हमें और थोड़ा जागरूक होना, डिस्कशन करनी इसकी ज़रूरी है। देन ये दोनों आर्टिकल्स आर इन कंटेक्स्ट ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर। तो ये जो देख रहे हैं आप, नॉट टेकिंग साइड्स, एक कंट्री है जो साइड नहीं ले रही, हम सबको पता है। ठीक है, तो इंडिया साइड नहीं ले रही, तो इंडिया को कह रहे हैं कि और साइड लेने की ज़रूरत है गिवन जो वोट्स जा रहे हैं UNGA के अंदर, जैसे क्या था अभी रिसेंटली। तो ओवरवेलमिंगली कंट्रीज हैव वोटेड अगेंस्ट रशिया। सो ऐसे ये इंडिया इसको इग्नोर नहीं कर सकती, नहीं तो फिर आउटलायर्स ही हो जाती है। चलिए, देन ये वाला जो है ये बेसिकली एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू ऑफ प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के है, और दूसरे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, IFS ऑफिसर हु वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रॉम इंडिया इनटू द यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है उसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उनके पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं और इन्होंने इसके बहुत सारे यूक्रेन इशू के साथ एसोसिएटेड बहुत सारे इश्यूज को खोला है। ठीक है, उसको डिकोड करने की कोशिश करिए और इससे हमें क्या हो जाता है कि हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं जो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक है आपका GS2 उसमें उसको स्टडी अंडरस्टैंड करने में तो पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं। चलिए, तो पहला वाला देख लेते हैं, फाइंड स्पेस फॉर न्यू साइंस, इट्स एथिकल डायलेमास। तो क्या स्पेस ढूंढनी है साइंस के लिए, नई साइंस के लिए? टाइम निकालिए, बात करिए, डिस्कशन कीजिए। नई नई चीज़ें हो रही है साइंस के अंदर, इनके एथिकल डायलेमास है, उसके प्रोस है, कॉन्स है। आप बात ही नहीं कर रहे किसी भी चीज़ के बारे में, सीधा इलेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इनका जो फोकस है यहाँ पे दैट इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन। और ये बोल रहे हैं कि इवन हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज है, ठीक है, जैसे कि ICMR हो गई, तो इनको भी इससे कोई इनका फ्रेमवर्क की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एथिकल है या नहीं है, उस पर कुछ नहीं इनको ध्यान। तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, पहले तो स्टार्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक कोई नए ग्लासेस थे, रेबैन फेसबुक स्मार्ट ग्लासेस। अब आप उसमें ना क्या होता है कि आप वो ग्लास में छोटा सा कैमरा वगैरह से लगा हुआ है और माइक लगा हुआ है, तो वो जो आप जहाँ पे भी हो वो देख सकता है, रिकॉर्ड हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम इट कैन हेयर थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि माइक लगा उसमें। अब आप सोचिए कोई आपके ऐसे ही घूम रहा है, आपको डिस्कशन कर रहे थे, वो उठा ली उसने, तो इट इज़ अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, अननोइंगली किसी की आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, तो एक एथिकल कंसर्न है यहाँ पे। कोई बोलेगा बड़ा कूल गैजेट है, पर इट इज़ ऑल्सो क्रीपी एट द सेम टाइम। चलिए, तो ये एक एग्जाम्पल दे दिया सिंपल सा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन? अगर कोई एनिमल का ऑर्गन, कुछ एनिमल्स है जो हमारे साथ ज़्यादा कंपैटिबल है, पर्टिकुलरली पिग। ठीक है, तो जैसे उनके एक हुआ भी था अभी रिसेंटली सर्जरी, जहाँ पे पिग से उसको ऑब्वियसली किलिंग द पिग एंड देन उसका हार्ट लेके, लाइफ हार्ट वाज पुट इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो एक हार्ट चेंज किया गया था वहाँ से। ठीक है, तो ऑर्गन रिप्लेसमेंट हैड बीन डन। तो आजकल ये बन रहा है कि ह्यूमन एनिमल्स के अंदर जो हमारे जैसे है थोड़े से, मतलब आपको लगेगा कि नहीं है, बट ऑर्गन्स वाइज सिमिलर है, कंपैटिबल है, तो जीन एडिटिंग के थ्रू ह्यूमन ऑर्गन्स को ही वहाँ पे हार्वेस्ट कर दिया जाए एनिमल के अंदर, और जब ज़रूरत है उसको ऑर्गन को, जैसे किडनी चाहिए किसी को हार्ट चाहिए, लंग्स चाहिए, तो वो वहाँ से ले लिया जाए। तो इसकी अपने अपने फ़ायदे भी है। इसका फ़ायदा जैसे ये है कि जो व्यक्ति है, जैसे कि किसी को किडनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति, देयर वाज अ पर्सन हु डाइड, ठीक है, ही वाज ब्रेन डेड, अभी भी फिर भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे थे, तो उनमें एनिमल की किडनी डाली गई और देखा गया कि इट इज़ वर्किंग फाइन,
वो जो किडनी का काम होता है वेस्ट प्रोसेस करने का वो हो रहा है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग यूरिन, तो सब सही चल रहा है। तो इसको थोड़ा स्केल अप भी कर सकते हैं, ये पता लगता है। हार्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इससे क्या होगा हमारी कंट्री में, इनफैक्ट ये यूएसए का एग्जांपल दे रहे हैं। अब ये भी दिखाता है कि इंडिया में फैक्ट्स नहीं है हमारे पास, हमें यूएस के फैक्ट्स कोट करने पड़ रहे हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो बता रहे हैं कि यूएस के अंदर 90,000 लोग हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। ठीक है, देर आर 1,21,678 पीपल इन द यूएस हु वांट लाइफ सेविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। अब ये ऑर्गन कहाँ से आएगा? कोई ऑर्गन डोनेट करेगा तभी आएगा, या कोई मरेगा तब आता है ऑर्गन्स। ठीक है, देयर विल नेसेसरली बी अ शॉर्टेज ओवर हेयर ऑर्गन्स की, और कितनी सारी जानें खतरे में हैं यहाँ पे। तो एक तरह से एथिक्स की बात कर रहा था, ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ। तो इससे क्या होगा, ऑर्गन्स मिल जाएंगे उसको। ठीक है, तो मोर लाइव्स विल बी सेव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। अच्छा, अभी जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन होता है तो उस ह्यूमन बीइंग का जिसका ऑर्गन दिया गया है उसको थोड़ी डिसेबिलिटीज हो जाती है, उसको नुकसान होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द डोनर, तो उसको अफेक्ट होता है। देन इट ऑल्सो लीड्स टू ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, इलीगल ऑर्गन ट्रेड। ठीक है, गलत गलत चीज़ें करते हैं लोग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है उससे। तो ये सब चीज़ें गलत है। ठीक है, तो हम अगर ये एक सोर्स बना ले यहाँ से तो ये ह्यूमैनिटी को हेल्प करेगा। पर फिर अगर हम देखें यहाँ पे, इट इज़ अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द एनिमल। दो जीव है, दोनों का अधिकार है जीने का। ठीक है, परमात्मा ने सबको बनाया है तो उनका भी अधिकार है। तो आप उनको ज़बरदस्ती करके अपने फ़ायदे के लिए पकड़ के मार रहे हो, उसके ऑर्गन्स उठा रहे हो, इधर उधर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो दैट इज़, इफ़ यू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एथिक्स, तो अनएथिकल सा इसको माना जा सकता है, इमोरल। दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द मेंटालिटी ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कह रहा है कि वी फील दैट ह्यूमन बीइंग इज एट द सेंटर ऑफ द नेचर, सब कुछ ह्यूमन बीइंग के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब इसका कंसर्न ये भी है कि जैसे एक क्लाइमेट चेंज हो गया, ये फॉरेस्ट के जो हम हैबिटेट सारा डिस्ट्रॉय हो गया, सब हमारी वजह से हुआ है। हम बाकी लोगों के, बाकी स्पीशीज, बाकी चीज़ें जो नेचर में उनके बारे में सोचते ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एथिकल इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी एथिक्स के अंदर एक थ्योरी होती है, दो थ्योरी है प्राइमरीली। सो वन इज दिस, यहाँ पे लिखा है क्लासिक यूटिलिटेरियन डायलेमा। तो एक है कि किसी चीज़ की यूटिलिटी क्या है। ठीक है, यूटिलिटेरियन एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, वो बोलता है कि किसी चीज़ की यूटिलिटी मतलब किसी चीज़ का आउटकम क्या वो जस्टिफाई करता है कि हम कोई भी मीन्स यूज़ करें उसके लिए, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की लाइफ बच रही है और इसके साथ साथ कुछ बाकी जो नुकसान होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। पर ये उसके बदले में आ रहा है कि एनिमल्स की लाइफ जाती है यहाँ पे। सो डू द एंड्स, ये एंड है यहाँ पे, तो क्या एंड जस्टिफाई करता है मीन्स को? तो यूटिलिटेरियन एथिक्स के जो व्यक्ति है वो बोलेंगे बेंथम एंड मिल कि भाई हाँ जस्टिफाइड है। ठीक है, इट विल प्रोवाइड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये उनके हिसाब से जस्टिफाइड है। बट अगर हम डिओंटोलॉजिकल एथिक्स पे जाते हैं, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स बोलता है दैट इट मीन्स आर पैरामाउंट। ठीक है, हम क्या मीन्स यूज करते हैं, हमें सही मीन्स करने चाहिए, यूज करने चाहिए, इवन इफ द एंड्स आर नॉट, मतलब एंड सही नहीं होता फिर भी हमें सही मीन्स को यूज करना चाहिए। हमें अपने आप को वैसे बर्ताव रखना चाहिए जैसा हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बॉडी ऑर्गन हार्वेस्ट करने के लिए यूज हो। ठीक है, हम सिर्फ उसी के लिए यूज हो। वी आर नॉट अ मीन्स टू एन एंड। तो उस पर्सपेक्टिव से ये वाला अप्रोच जो है ये अनएथिकल इसको मानता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एथिकल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हाँ, यहाँ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो जाती है कि रिलीजन के, रिलीजियस एथिक्स के जैन वगैरह है, नॉन वायलेंस को मानते हैं, तो क्या इस केस में वो ऑर्गन लेंगे किसी से या नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात हो सकती है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब अगर मैं न्यू साइंस की बात करूं, यूपीएससी इतना तो हो सकता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन ही पूछ ले आपको, अभी हुए भी है 2-3 इंसिडेंट्स तो पूछ सकता है। तो इनफैक्ट आप एनालिसिस बना ही लीजिए इसका। ठीक है, लिख दीजिए जीनो ट्रांसप्लांटेशन की डेफिनेशन, एथिकल है नहीं एथिकल है, आप बना दीजिए उसको।
अगर मैं आपको पूछूं कि with reference to the new developments in the field of science, which no doubt creates positive impact and uplifts the humanity, but it is not without ethical concerns. ठीक है, तो ऐसा एक बोल दिया मैंने, आपको स्टेटमेंट दे दी और कमेंट, सॉरी फुल स्टॉप डाल दिया, फिर बोला सब्सटैंशिएट विद एग्जांपल्स। तो आपको ये नहीं बताया जीनो ट्रांसप्लांटेशन, मैंने बस बताया कि न्यू साइंस हो रही है, उसकी वजह से अच्छी है, पर एथिकल डायलेमास भी है। इसको आप सब्सटैंशिएट करें विद एग्जांपल्स। अब इसको आप कैसे अप्रोच करते हैं, आप बताएंगे, 3-4 एग्जांपल्स तो देंगे कम से कम, इसको सिचुएशन को बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि गैजेट्स हो गया जो प्राइवेसी को अफेक्ट करते हैं यहाँ पे। लाइकवाइज हम लोग जीएम क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि बीटी ब्रिंजल। ठीक है, तो ब्रिंजल के अंदर पेस्टिसाइड जो बैसिलियस थुरिंजिस, ठीक है, एक बैक्टीरिया डाल दिया जाता है, तो वो उसको खाता है तो वो मर जाएगा, जो भी पैथोजन है वो मर जाएगा। ठीक है, तो आपके जो खराब नहीं होंगे आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स। बट एट द सेम टाइम इसका कंसर्न क्या होगा नेचर के ऊपर, कोई खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता, उसको कैसे पता चलेगा, तो मिक्स हो जाएगा। तो इन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इसके ऊपर, इन्वायरमेंटलिस्ट इसके ऊपर कंप्लेन करते हैं इसको कि भाई इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमको पता ही नहीं है, ये फूड सेफ है या नहीं है, मैन इज बिकमिंग गॉड, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें। देन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, ये बॉम्ब के उससे हो सकता है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर न्यूक्लियर में बॉम्ब की बात भी ना करूँ, मैं सिंपली बोलूँ कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, पावर प्लांट्स के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, अब किसके घर पे हो रहा है, किसके घर के पास में, वो तो डर में रहेगा। हमें पता है सेफ्टी वगैरह है, पर फिर भी कभी ना कभी तो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो किसी और को फ़ायदा हो रहा है पर किसी को नुकसान भी हो रहा है, उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अभी आजकल आ रहे हैं हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, सो वी आर विटनेसिंग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनके साथ एसोसिएटेड कंसर्न्स। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि IoT हो गया आपका, मोबाइल पे फिटनेस वगैरह, हर एक डेटा आपका जा रहा है कंपनी के पास, वो डेटा उसके साथ क्या करती है क्या नहीं करती आपको क्या पता। ठीक है, कल कुछ दिन पहले मेरे को फ़ोन आया था, आप पुणे से, आपके मेरे बारे में सब कुछ पता था उनको, मैं डर गया थोड़ी देर के लिए, तो 1 सेकंड के लिए। ठीक है, मैं कहा मेरे फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह भी है इस पर। अच्छा, लाइकवाइज अगर हम AI के बारे में बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वन वे वी कैन से दैट वी आर यूजिंग द टूल ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल, टू मेक इट ईजी, बट एट द सेम टाइम वो पूरा सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से उनको और ख़राब कर सकता है अनएम्प्लॉयमेंट करके। अभी आजकल करते हैं DNA प्रोफाइलिंग करनी हमने, या क्रिमिनल्स की प्रोफाइलिंग करेंगे, तो और वो सारा CCTV पे, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, तो एक तरह से वो आपकी प्राइवेसी अफेक्ट कर रहा है, आप कब कहाँ कैसे जा रहे हैं वो सब पता लग रहा है। अगर आपके पास कोई क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया आपका, तो आप बदनाम हो हमेशा के लिए, या आपकी वो कास्ट या रेस के बेसिस पे आपको वो कर लिया उन्होंने, प्रोफाइल कर लिया, तो यू विल ऑलवेज बी अंडर सस्पेक्ट। सो देयर आर सर्टेन एथिकल कंसर्न्स ओवर हियर। ठीक है, तो 2-3 उठा के आप कर लीजिए। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है टेस्ला का, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, तो ये भी ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, कार, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है, एक व्यक्ति जा रहा था, ये कार है आपकी, तो ये कार टकराने वाली है इसको, ठीक है, और कोई यहाँ पे फुटपाथ है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये कार क्या करेगी, क्या ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन में चली जाएगी, ये कहीं और किसी और जगह पे अपने आप को ठोक देगी, ब्रेक नहीं मार सकती है, टाइम नहीं है उसके पास, ह्यूमन को मार देगी, या अपने आप को बचाने के चक्कर में, या जो उसके अंदर बैठा उसकी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करेगी। तो ये कुछ एथिकल कंसर्न्स है, डायलेमास है। इनफैक्ट एथिकल डायलेमा का मतलब है कि ये नहीं कि आप सही और गलत के बीच में चूज कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि कौन सा ज़्यादा खराब है, ठीक है, 2 ज़्यादा खराब में से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सो दैट इज बेसिकली एथिकल डायलेमा। चलिए, नॉट टेकिंग साइड्स, इसको जल्दी से करते हैं, बार बार आ रहा है। इनफैक्ट मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कंटेक्स्ट हो जाता है आपके लिए। The recent political developments in with reference to the Ukraine-Russia war, the recent ongoing war, how does it affects India's national security interest? Comment. ठीक है, तो एक आपके पास हो गया। अब चलिए, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि I think I'll give you a brief background.
वी आर सीइंग अ सिचुएशन वेयर रशिया हैज एंगेज्ड इन अ वॉर विद यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के साथ वॉर चला गया, तो यूएस और बाकी लोगों ने बोला कि देखो हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, आप ये नहीं कर सकते, गलत बात है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया, अब फंस गया बीच में इंडिया, पर इंडिया से पहले आता है चाइना। आप मैप में भी इमेजिन कीजिए, रशिया ऊपर आएगा, फिर चाइना आएगा, फिर इंडिया आएगा। चाइना और रशिया की प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है। राहुल गांधी ने एक क्वेश्चन रेज किया था अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री पैनल में। चलिए, तो ये हो रहा है, तो इससे क्या इंडिया, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे रशिया जो है हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड है। ठीक है, हमें चूज करना पड़ रहा है कि हम रशिया के साथ जाए या यूएसए के साथ जाए, जो आजकल हमारे नए दोस्त है, स्पेशली विद रेफरेंस टू आप कॉर्ड वगैरह के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, जो हमें हेल्प करेगा चाइना को कंटेन करने में, स्पेशली इन द मैरिटाइम डोमेन, साउथ चाइना सी रीजन और वो सब। और हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, हमें मेक इन इंडिया में मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे फायदे हो रहे हैं हमको। इस पे क्वेश्चन भी आ गया था डिफेंस डील्स के ऊपर। ठीक है, तो इंडिया हैज टू चूज बिटवीन रशिया एंड यूएस, और रशिया भी हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड है। इनफैक्ट वो एक ऐसी कंट्री है जो एक्चुअल में अगर चाइना कुछ करता है नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे हमारे, तो ये सच्ची में कुछ कर सकते हैं हमको। और इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प भी करी, जैसे कि 1971 वॉर हो गया तो उन्होंने अपना कैरियर बेच दिया था, तो यूएसए को पता था कि अगर हम इंडिया के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो रशिया से रिवर्ट आएगा वहाँ पे। ठीक है, उस टाइम पे यूएसएसआर था। सो इंडिया इज इन अ पोजिशन ऑफ अ फिक्स। और ये सैंक्शन की वजह से एक तो ये भी है, आई थिंक आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस आर्टिकल नाउ, कि सैंक्शन से ये भी हो रहा है कि जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स है, एक तो है हम जो ऑलरेडी खरीद रहे थे वो भी फंस गए हमारे, और जो हमारे पास ऑलरेडी है उसके स्पेयर्स वगैरह कहाँ जाएंगे, रशिया से आने थे। सो दैट इज अगेन अ कंसर्न फॉर अस। अब इस चलते अगर हम बिल्कुल इसको और थोड़ा उसमें चलते हैं, साइड्स वाली बात कर रहे हैं, तो हम यूएन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई थी, ठीक है, विच यूएस ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करी थी टू कंडेम द एक्ट्स ऑफ रशिया। तो रशिया ने वीटो कर दिया, परमानेंट मेंबर है वहाँ पे। सो दे वेंट टू यूएनजीए, और कौन, यूएससी गया, ऑफ कोर्स यूएसए और एक कंट्री थी। और दे आर यूजिंग अ प्रोविजन कि कोई कंट्री अगर ये यूएनजीए अगर 2/3 से ऊपर मेजॉरिटी से अगर वोट करती है तो दे कैन ओवर रूल द यूएनएससी, और इसको बोलते हैं यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। तो यूनाइटिंग फॉर पीस मतलब ये एक्चुअली ये प्रोविजन इसलिए लाया गया था कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि यूएनएससी पॉलिसी ना बना पाए, कोई एक्शन ना ले पाए, पर वर्ल्ड तो वेट नहीं करे कि कोई क्राइसिस हो रहा है, वो तो चलता रहेगा। तो उसके चलते यूएनजीए को ये पावर दी गई थी। तो ये प्रोविजन है और बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। लास्ट टाइम जो यूज़ किया गया था दैट वाज इन 1982। ठीक है, तो बहुत अभी हम 2022 में, तो 40 साल पहले ये यूज़ हुआ था। चलिए, तो यूएनजीए में गया और यूएनजीए में वोटिंग हुई यहाँ पे, तो 141 आउट ऑफ 193 मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट रशिया। ठीक है, और बेसिक रीज़न जो उनका ये था कि रशिया ने जो ये अटैक किया है, इट इज़ वी कुड नॉट इग्नोर कि उन्होंने सिविलियन टारगेट्स पे अटैक किया, सिटीज़ पे अटैक किया, बॉम्ब किया उसको, तो उसकी वजह से और वो प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया। तो इंडिया अगेन डिसाइडेड टू अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। इंडिया ने इधर भी वोट नहीं किया। ये नहीं कि उन्होंने रशिया के अगेंस्ट नो नहीं बोला, मतलब वोट ही नहीं किया उन्होंने। लाइकवाइज ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाके मीटिंग हुई, वहाँ पे भी नहीं किया। IAEA का एटॉमिक एनर्जी की जो एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इज इट अ पार्ट ऑफ यूएन और नॉट, ये आपको पता होना चाहिए। मेंस में, प्रीलिम्स में आया था 2016 में। अच्छा, सो जो भी रेजोल्यूशन क्रिटिकल ऑफ रशिया है उनमें दे आर अब्सटेनिंग। और वो क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट क्या दे रहे हैं कि हमने अब्सटेन क्यों किया। वो बोलते हैं कि वी वॉन्ट डायलॉग। ठीक है, हमें डायलॉग चाहिए यहाँ पे, और अगर हम चूज करेंगे बिटवीन यूएस और रशिया तो वो जो ग्रे एरिया है वो खत्म हो जाएगा। हमें ग्रे एरिया चाहिए, हमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी चाहिए ताकि हम दोनों पक्षों के साथ बात कर सके। वी कैन बी अ मिडिल पाथ एंड वी कैन रिजॉल्व द सिचुएशन। ठीक है, पर अब हम देख रहे हैं कि इंडिया का स्टैंड थोड़ा सा क्रिटिकल है, पर दे आर स्टिल वेरी सॉफ्ट। उन्होंने बात करी, हम पहले बोल रहे थे कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट दे गेव रेफरेंस टू द लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले ये स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया था, और ये बिफोर दिस वॉर हैड टेकन प्लेस, दिस वॉज बेसिकली विद रेफरेंस टू रशिया। तो
बेसिक बात यह है कि यूक्रेन जो है आपका, ठीक है, यूक्रेन और जो रशिया है, तो उनको कंसर्न था कि उनको हमेशा से बोल रहे थे रशिया वाले कि हमें एक तो यूक्रेन और एक जॉर्जिया, ठीक है, साउथ में जॉर्जिया नाटो में नहीं जाना चाहिए। जॉर्जिया चला गया, पर यूक्रेन लग रहा था चला जाएगा। जैसे उनको लगा उन्होंने हर तरफ से अटैक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो दे सेड कि हमारा लेजिटिमेट नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, क्या पता आप यूक्रेन में नाटो में डाल के उसको वहाँ पे न्यूक्लियर एसेट्स लगा दिए हमारे अगेंस्ट, हम हमेशा खतरे में रहेंगे। तो वो बोल रहे थे कि आपने नाटो तो अब मतलब ही नहीं बनता कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, फिर भी रखा हुआ है और आप इसको एक्सपैंड भी करे जा रहे हैं। सो दिस वाज लाइक अ रेड लाइन फॉर रशिया एंड दे डिसाइडेड टू इन्वेड अगेंस्ट इट। तो अभी ये बात हो रही है कि इंडिया, एक तो दे आर सेइंग कि हमें डिप्लोमेसी चाहिए एंड वी वांट टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम देयर, ठीक है, तो हमें उसके लिए भी थोड़ा सा ग्रे एरिया चाहिए। बट गिवन द नेचर ऑफ वोटिंग दैट इज टेकिंग प्लेस, इंडिया और अभी ये जो क्वाड की, अभी इस आर्टिकल में नहीं मेंशन, पर जो बाइडेन है उन्होंने क्वाड का मीटिंग अभी एकदम बुलाया था उन्होंने, ठीक है, ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। एंड वो कह रहे थे कि हमें एक वन वॉइस में बोलना चाहिए टुवर्ड्स दिस इशू, रशिया वाला इशू। तो इंडिया पे और प्रेशर अब बढ़ रहा है, बाकी कंट्रीज भी देखेंगे भाई आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस प्रेशर, वो एक प्रेशर सा है यहाँ पे एंड दे हैव टू डील विद दिस सिचुएशन। अब इसी का एक्सप्लेनेशन अगले आर्टिकल में आएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट आर्टिकल एंड विच इज बेसिकली कंसर्निंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर। और जब हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो वी आर बेसिकली रेफरिंग टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और एक इंस्टीट्यूशन WTO, और भी एजेंसीज है। तो ये एजेंसीज मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी सो दैट कि ये वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं ना हो। ये कंट्रीज़ के बीच में, यूरोप के अंदर मिसट्रस्ट है, ये कंट्री उसको अटैक कर देगी, वो ट्रीटी के अंदर है, ये ट्रीटी के अंदर है। तो ये सब सिचुएशन को रोकने के लिए ये संस्था बनाई गई थी, ऐसी सिचुएशन। तो ये पर अब देख रहे हैं कि टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ चलता आ रहा है, ठीक है। तो अब ये यूक्रेन वाला हो गया, तो ये बहुत सीरियस है और लग रहा है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, UNSC स्पेसिफिकली, ये बेकार है, पैरालाइज है, कुछ कर नहीं सकता जब एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो ये बेसिकली उसी के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ और पर्सपेक्टिव भी हमें मिल जाते हैं। नाउ ही इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, इनका इंटरव्यू था, एंड ही इज अ प्रोफेसर एंड डीन ऑफ ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ग्लोबल इनिशिएटिव एट OP जिंदल यूनिवर्सिटी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, लुकिंग एट रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन एंड द अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस, ठीक है, सैंक्शन लगा दिए by the Western countries, would you say that the international post-world order has failed? ये सारी themes है UPSC के लिए, मेंस के लिए स्पेसिफिकली, GS2 पेपर, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये हो रही है, ये डिस्पाइट ऑल द मैकेनिज्म्स दैट हैव बीन क्रिएटेड, वी स्टिल हैव वॉर टेकिंग प्लेस, स्पेशली अब तो यूरोप के अंदर ही हो गया, यहाँ पे फुल फ्लेजेड वॉर हो रहा है यहाँ पे। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी को थोड़ा एलाबरेट कर रहे हैं कि देखो, ये हमने संस्था बनाई थी कि ऐसी सिचुएशन ना हो। हमने UN एज यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, एंड देन देयर वाज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, वर्ल्ड बैंक रिकंस्ट्रक्शन के लिए पोस्ट वर्ल्ड वॉर, और फिर WTO कि ग्लोबल ट्रेड होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी, तो इंटरडिपेंडेंस होगी, तो ये वॉर वगैरह के जो मसले हैं कम होने चाहिए, लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी। पर ऐसा हम देख रहे हैं कि ऐसे इश्यूज टाइम एंड अगेन हो रहे हैं, और कह रहे हैं स्टार्ट पहले ही हो गए थे इन 1946 जब ये कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, जब, और ये एक्चुअली बैकग्राउंड है ऑफ दिस वॉर ऑल्सो दैट इज टेकिंग प्लेस। तो इमेजिन दिस इज यूरोप, ठीक है, और ये आपका रशिया आ गया, वैसे तो कुछ पार्ट उसका यूरोप में भी आता है, तो दिस इज रशिया। सो NATO वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, ये पोस्ट कोल्ड वॉर के चलते कि भाई ये कम्युनिज्म, ये लेफ्ट अपना वेस्ट में ना आ जाए यहाँ पे, और इनको डिफेंड करने के लिए। तो विंस्टन चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दी थी, एक स्पीच दी थी एट फुलटन, ठीक है। तो उन्होंने फुलटन में एक स्पीच दी थी और उन्होंने बात करी थी कि हमें कंटेन करने की जरूरत है ये आइडियोलॉजी को, हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आयरन कर्टन स्पीच, कि हमने कर्टन लगा दिया, हम आने नहीं देंगे उसको। और इसके चलते देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ NATO,
ठीक है, तो नाटो बन गया यहाँ पे। तो रशिया ने भी बना दिया अपना, रशिया नहीं यूएसएसआर, तो उन्होंने अपना बना दिया वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, तो दिस वॉज रशिया, और उसके साथ की जो कंट्रीज थी ईस्टर्न यूरोप, तो वो कंट्रीज इसमें बन गई। अब यूएसएसआर तो खत्म हो गया, ठीक है, वो कोल्ड वॉर खत्म हो गया यहाँ पे, पर नाटो इज एक्सपैंडिंग। तो नाटो एक्सपैंडिंग, रशिया बोल रहा था कि चलो ठीक है, आपने इतनी कंट्रीज कर ली, अब और एक्सपैंड मत करो। और देखिए यूक्रेन तो हमें बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन योर नाटो एंड रशिया, ये नहीं आना चाहिए। और जॉर्जिया के बारे में बोला, जॉर्जिया भी आ गया, तो एक मिसट्रस्ट सा बन रहा था अब यहाँ पे। तो 2014 में देयर वाज अ वॉर दैट हैड टेकन प्लेस, वॉर ऑफ डॉनबास, जिसमें पहली बार रशिया हैड अटैक्ड इनटू यूक्रेन, और उन्होंने क्राइमिया का पेनिनसुला भी ले लिया। ठीक है, तो ये 2014 की बात है, और इसको एक बार फिर से लग रहा था 2015 में वॉर हो जाएगा, तो इसको रिजॉल्व किया गया वाया मिन्स्क अग्रीमेंट। ठीक है, तो मिन्स्क अग्रीमेंट 2000, मिन्स्क 2 कहते हैं इसको, मिन्स्क का बेलारूस का कैपिटल है, तो 2015 में आया था। और इसका एक कंडीशन था कि यूक्रेन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ नाटो। बहुत सारे कंडीशन थे, पर यूक्रेन नाटो में नहीं आएगा, ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला था। अच्छा, इसको यूनाइटेड नेशंस ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको मान भी लिया था यहाँ पे, बट कभी इसको एनफोर्स नहीं किया। और अब लग रहा था कि ये उसमें ज्वाइन कर जाएगा नाटो में, एंड दैट इज व्हेन दे डिड दिस स्पेशल ऑपरेशन, जिसको ये बोल रहे हैं। ओके, बट नाउ दिस एक्शन डज नॉट जस्टिफाई, ये जो अभी वॉर किया ये भी जस्टिफाई नहीं करता। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ठीक है, अब आप देख लीजिए पूछा क्या था और जवाब क्या है। चलो फिर भी ठीक है, हमें कंटेंट मिल जाता है, पर आप ऐसा एग्जाम में बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, इज रशियाज बॉम्बार्डमेंट ऑफ यूक्रेनियन सिटीज वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर, एंड इफ द यूएन इज सो इनइफेक्चुअल इज इट टाइम टू रिव्यू इट। अब फिर से पूछ रहे भाई, हमने पूछा, आपने बताया नहीं, फिर से पूछ रहे हैं। अच्छा, तो बम्बार्डमेंट ऑफ यूक्रेनियन सिटीज इज अ वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर, यस। एक तो यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, और दूसरी बात आपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है दूसरी स्टेट की, सॉवरेंटी ऑफ स्टेट्स, उस पर हमला किया है, तो इट इज अ वायलेशन ऑफ दैट। कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। ठीक है, तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं, पर अब ये कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, और ये रशिया ने, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है आपका, यूएनएससी ने, रशिया खुद ही वायलेट कर रहा है, खुद को वीटो कर दिया, किसी ने रेजोल्यूशन डाली कि इसके अगेंस्ट, तो खुद ही वीटो कर लिया उसको। तो कह रहे ये पहली बार नहीं है। 1948 में जब पाकिस्तान टुक ओवर दिस कश्मीर, ठीक है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया, तब ये कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छा, जब इजराइल की एक्टिविटीज़ होती है, जब वो बॉम्ब करते हैं पैलेस्टीन की टेरिटरीज को, तब कुछ नहीं करते, तब कुछ नहीं हो पाता, यूएस उसको बचा लेता है वहाँ पे। अब यहाँ पे रशिया ने अपने आप को वीटो कर रखा है, तो देर इज नेवर अ कंसेंसस, एंड टाइम एंड अगेन वी फाइंड देर इज अ स्टेलमेंट, और ये कुछ कर नहीं पाते यहाँ पे। सो अब ये प्रोफेसर कह रहे हैं कि माई डीपेस्ट वरी इज द टोटल इररिलेवेंस ऑफ द, जो भी ये यूएनएससी कर रही है, जो भी रेजोल्यूशंस भी लेके आ रही है, या यूएनजीए, इट इज़ फॉर द ऑर्डिनरी पर्सन इन यूक्रेन। उसका वैसे कोई फर्क दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप कंडेम भी कर देंगे तो उसका कोई फायदा है नहीं। सो देर इज, और हम रिफॉर्म की बात करें तो बात तो कर ही नहीं रहा कोई रिफॉर्म की। हाँ भाई, टाइम एंड अगेन हम देख रहे हैं कि ये कुछ कर नहीं पा रहे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेसिफिकली, पर रिफॉर्म की बात करो तो वो उसके बारे में कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, तो रिफॉर्म की बात नहीं हो रही, एंड वी सी देम एज कंप्लीटली पैरालाइज्ड। अब ये यूएनएससी रिफॉर्म्स, एक या यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सैंक्शंस के ऊपर। तो ये बोल रहे हैं कि जो सैंक्शंस लगा रखे हैं टू आइसोलेट रशिया, ठीक है, तो इज इट अ ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब पहली बात तो ये सैंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सैंक्शंस की बात करते हैं तो व्हाट वी सी इज दैट, एक तो ये एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे, रशिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में बात नहीं करी। एंड इसके पॉलिटिकल रीजंस है, वन इज कि जर्मनी विल गेट अफेक्टेड, एनर्जी नहीं मिलेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इलेक्शन होने वाले, एंड द सेम अप्लाइज फॉर यूएस विच इज हेडिंग टूवर्ड्स अ मिड टर्म इलेक्शन। एनीवेज, ये सैंक्शन की वजह से जो सॉवरेन डेट रेटिंग है सडनली रशिया की अफेक्ट हो गई है। नोबडी विल लाइक टू गिव डेट टू रशिया, ठीक है, तो वो उसको अंडरमाइन करेगा, उसकी इन्फ्लेशन वगैरह वहाँ पे बढ़ गई है।
But at the same time, we get to know that Russia is the superpower when it comes to commodity. तो आप अगर बिजनेस सेक्शन को देखेंगे तो अल्यूमिनियम, टाइटेनियम, पैलेडियम, नियॉन, इन सब की प्राइसेस बढ़ गई है, ठीक है। तो ये रशिया का इसका एक तरह का मोनोपोली है यहाँ पे। पर ये डजंट एड्रेस द इशू कि इज इट अ थ्रेट टू द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब बेसिक अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये जो हमने सैंक्शंस देख रहे हैं यहाँ पे, द सैंक्शंस आर अ रिजल्ट ऑफ, ये यूएन नहीं लगा रहा है यहाँ पे, यूएसए लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यूएस लगा रहा है, तो यूनिलैटरल है ऑन पार्ट ऑफ अ सिंगल कंट्री ओवर हियर, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ डोमेस्टिक लॉज। यूएस अपने लॉज लेके आ रहा है और बोल रहा है सब कंट्रीज इसको मानो। तो ये एक तरह से मॉरल, अगर उसको इस तरह से देखा जाए तो क्वेश्चनेबल है यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं, डू कंसिस्टेंट abstentions at UNSC and the UN Human Rights Council and the UNGA behove India's aspirations as a global leader। तो ये हमारे जो पिछला आर्टिकल हमने किया था, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इंडिया नीड्स टू बी मोर असर्टिव, बट बोथ दीज जेंटलमैन ओवर हियर दे से दैट इंडिया को अपने हिसाब से सोचना चाहिए, जो उनका इंटरेस्ट है वहाँ पे। एंड ये जो कर रहे हैं, जैसे कि यूएन के जो परमानेंट मेंबर थे, तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ग्रे एरिया मिल जाता है डिप्लोमेसी का, क्योंकि हम कमिट नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तरफ से है अभी इस टाइम तक, तो हम इसको डील कर सकते हैं और इट इज़ प्रोवाइडिंग द रूम फॉर डिप्लोमेसी। अब जो यूएनजीए का जो चार्टर आया था, चार्टर 7, जो यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया था, वो बोल रहा था कि इट जस्टिफाइड द यूज ऑफ वॉर, मिलिट्री, इन केस ऑफ द वॉर दैट इज टेकिंग प्लेस अगेंस्ट रशिया, ठीक है। तो वो डिप्लोमेसी का जो रूम है वो कम कर देता वो, ठीक है। यू आर एंगेजिंग इनटू द वायलेंस, तो उनको वो नहीं था। और ऊपर से जो इवैक्यूएशन जो इंडिया चाहता है, 18,000 लोग फंसे हुए हैं, तो उनकी भी लाइफ जो है वो जियोपर्टाइज हो जाती है वहाँ पे। यही बात मिस्टर मोहन कुमार भी कर रहे हैं। नाउ इजंट देयर एनी अदर मैसेज सेंट, ओके। तो ये अब बात कर रहे हैं कि जो यूक्रेन था, उधर न्यूक्लियर वेपन सब कुछ था, यूएसएसआर का पार्ट था, तो उन्होंने डिसमेंटल कर दिया यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम जो कंट्रीज और ऐसी बाकी सारी कंट्रीज भी है जो जिनको ये लोग बोलते हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाइए, ठीक है, तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे इन रिटर्न फॉर दिस। पर अब यूक्रेन पे वॉर हो गया और किसी ने उसको मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया, ऊपर से रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी मोबिलाइज कर दिया यहाँ पे। तो इसी की बात कर रहे हैं कि अभी तक देखो, अगर हम ईरान को देखो, नॉर्थ कोरिया को देखो, इनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है, सैंक्शन लगा दिया पर किसी ने वॉर नहीं किया। पर यूक्रेन हो, लिबिया हो, इनको फटाक से अटैक कर दिया, ठीक है। तो ये एक इशू यहाँ पे आता है और ये काफ़ी वैलिड है। तो कल को हम वर्ल्ड पीस के बारे में बात करते हैं, डी न्यूक्लियराइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि बोल सकते हैं कि भाई यूक्रेन को देख लो, आप लीबिया को देख लो, ठीक है, जिन्होंने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को सरेंडर कर दिया, उनको आराम से अटैक कर दिया। पर सो न्यूक्लियर वेपन्स एक्ट एज अ डेटरेंट, ठीक है। तो ये एक बात ये आ जाती है। अब दूसरी जगह पे हमें एक हिपोक्रेसी देखने को मिलती है, जो इंडिया, जिसकी वजह से एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी हो, वो साइन नहीं करता। तो जो ये यूएस, ये सिस्टम बना हुआ है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो बेसिकली कहता है कि देयर आर ओनली सर्टेन कंट्रीज जिन्होंने एक डेडलाइन बना ली थी, एक टाइमलाइन बनाई थी कि जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस डेट से पहले बना लिए, वो न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा के लिए रख सकते हैं और बाकी लोगों को अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी हो गई कि आप इससे आगे टेस्ट नहीं कर सकते, जो डेटा है वो हमारे पास है, हमारे पास ही रहेगा। वो जो परमानेंट जो जिन कंट्रीज के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थी, ठीक है, तो वो वाले मेंबर्स, नॉर्मली P5 ही होता है। चलिए, तो ये यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है, हमें इसके बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। अब आते हैं रिफॉर्म्स के बारे में। कोविड-19 की वजह से वैसे ही जो मल्टीलैटरलिज्म है वो अफेक्ट हो गई है कि जो बड़ी कंट्रीज है उन्होंने बोला हम ये वैक्सीन के चलते हम पेटेंट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये जिनसे वैक्सीन एक्सेस आराम से मिल जाता। अब ये यूक्रेन वाला वॉर हो गया, तो इससे सर डेथ ब्लो टू यूएन कि भाई यूएन तो अब रेलेवेंट है ही नहीं। तो इसके चलते ये बोल रहे हैं, वैसे देखा जाए तो हाँ लग रहा है, बट ये बोल रहे हैं कि देखो दिस प्रोवाइड्स अ रूम फॉर रिफॉर्म,
ठीक है, डिप्लोमेट है, तो बोल रहे हैं ये हमें रूम फॉर रिफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक छोटी सी विंडो प्रोवाइड करता है जहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री इसको लिवरेज कर सकती है टू मेक अ केस फॉर रिफॉर्म इन द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस एंड मेक देम रेलिवेंट फॉर द वर्ल्ड फॉर द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पे। So going to the court of international public opinion and making our case strongly for a seat on a reformed council। तो ये UNSC के बारे में बात कर रही है, being a permanent member। ये भी क्वेश्चन मेंस में आया था, what are the impediments for getting permanent membership to the United Nations Security Council। Right then, so this essentially concludes our analysis of the editorials and the opinion page from the Hindu newspaper। So this is it from my side. Thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish Rehal. Bye bye, take care and all the best.